बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और वो बात है हमारी इन्वेंट्री प्लानिंग से रिलेटेड कि किस तरह से हम इस बात को फाइनल करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि हमें कितने यूनिट्स परचेज करने चाहिए। हम यूजुअली जो प्लान कर रहे होते हैं वो 1 मंथ की इन्वेंट्री प्लान करते हैं अगर हमारा कम बजट होता है, ठीक है। तो लेकिन हमें किन बेसिस पे अपनी इन्वेंट्री को फाइनल करना चाहिए, कितने यूनिट्स हमें परचेज करने हैं, और अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर से ले रहे हैं तो इसमें आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिन्हें आपको कंसिडर करना चाहिए, और ब्रांड से लेते हुए किन पॉइंट्स को देखना चाहिए। ये सारा आपका आ जाता है इन्वेंट्री प्लानिंग के अंदर, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर। तो आइए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन की तरफ और देखते हैं कि किन फैक्टर्स को हमें कंसिडर करना ज़रूरी है अपने बजट को वाइसली यूज़ करने के लिए, और अमेज़ॉन पे अपने स्टॉक को स्टक होने से बचाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ओवर इन्वेंट्री परचेज कर लेंगे तो डेफिनेटली वो स्टॉक अमेज़ॉन पे हमारा स्टक हो जाएगा, और अगर हम अंडर आपके कम इन्वेंट्री परचेज करेंगे तो इससे ये होगा कि जाहिर है आप जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाएंगे, और जो अच्छी चल रही होगी वो प्रोडक्ट्स, उसमें आपको एक अच्छी प्रोडक्ट आपसे मिस हो जाएगी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं, समझते हैं कि किस तरह से हम इन्वेंट्री प्लानिंग करते हैं। अब यहाँ पर ये हमारे पास एक्सेल की शीट है और इसमें हमने ऑलरेडी डिफरेंट कॉलम्स को फिल किया हुआ है, और जो हमारे पास अब इन्वेंट्री प्लानिंग की बात है, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है अगर तो आप बिल्कुल न्यू भी हैं, क्योंकि एज अ न्यू सेलर हमें आइडिया ही नहीं हो पाता और हम बहुत दफ़ा सिर्फ प्रॉफिट मार्जिन्स को देखते हुए बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्टॉक स्टक हो जाता है, या फिर हम और उसके कॉस्ट को नहीं देखते हम, और डिफरेंट फैक्टर्स को नहीं देखते, जिसकी वजह से हमें लॉस बियर करना पड़ता है। और वो फिर जाहिर है सिर्फ इन्वेंट्री स्टक नहीं होती, बल्कि इन्वेंट्री अगर ज़्यादा दिन वेयर हाउस में रहे तो वो हमसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है, स्टोरेज फीस हमारी बढ़ जाती है और सरप्लस चार्जेस हमें पे करने पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से हम प्रॉफिट के बजाय लॉस में चले जाते हैं। तो किस तरह से हमें अपनी इन्वेंट्री प्लान करना चाहिए, हमारे लिए इन्वेंट्री प्लानिंग में देखो 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जो लास्ट हमने कॉस्ट कैलकुलेशन देखा था, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशन, उसमें हमारे पास एक कॉलम था टेस्टिंग यूनिट्स का, ठीक है। इस कॉलम को हमें कैसे फिल करना है कि टेस्टिंग यूनिट्स में कितने हमें यूनिट्स परचेज करने चाहिए। टेस्टिंग यूनिट्स अगेन मैं बता दूं कि यहाँ पर इस वक्त हम 1 मंथ की इन्वेंट्री प्लान कर रहे हैं, क्योंकि मैं कंसिडर कर रही हूँ कि ये न्यू भी है। न्यू भी में नॉर्मली हम कम बजट से ट्रायल करते हैं, तो जब कम बजट के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं तो हमें अपनी इन्वेंट्री को किस तरह से प्लान करना है, किन फैक्टर्स को देखना है, ठीक है। जाहिर है सिनेरियो के लिहाज से हमारे पास स्ट्रेटजीज चेंज हो जाती हैं। अगर ज़्यादा बजट है तो फिर हम उसमें खुल के खेलते हैं। तो देखो अब इसमें करना क्या है। टेस्टिंग यूनिट्स में हमारे पास 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर 1 कॉस्ट, प्रोडक्ट की कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट पर पी, कॉस्ट पर पीस, ठीक है, या पर प्रोडक्ट। सेकेंड प्रॉफिट हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, उस प्रोडक्ट पे कितना प्रॉफिट है। थर्ड हमारे पास उसकी मंथली सेल्स कितनी है, ठीक है। बीएसआर और मंथली सेल्स एक ही बात है, क्योंकि मंथली सेल्स आप बेसिकली बीएसआर से ही फाइंड करते हैं। अब हम ये वाला केस देखते हैं, नंबर 1। इसमें हमारे पास जो प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो है $25, 25.5। प्रॉफिट इसमें हमारे पास हो रहा है ऑलमोस्ट $8 का, राइट। और इसकी मंथली सेल्स है 1200 यूनिट्स या 1300 यूनिट्स, राइट। अब यहाँ पर हमें देखना ये ज़रूरी है कि हमारा बजट कितना है। मैंने कहा हम न्यू कंसिडर कर रहे हैं अपने आप को, हमारे पास बहुत ज़्यादा बजट नहीं है और हम फर्स्ट सेकेंड टाइम से अभी अमेज़ॉन पे हमारा पाँव नहीं जमा है, या हम चलें 3-4 मंथ्स भी हो गए लेकिन अभी हम अमेज़ॉन के राडार सिस्टम में मौजूद हैं। तो अब हमारे पास बजट है टोटल 5000 का और हमें अपनी इन्वेंट्री परचेज करनी है, राइट। अब ये इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है,
इसकी सेलिंग भी बहुत अच्छी है, लेकिन इसमें जो प्राइस है वो $25 है। अब मैं अगर इसके 100 यूनिट्स परचेज कर लेती हूँ, ठीक है, तो ये इन्वेंट्री मेरी ऑलमोस्ट 2500 की, यानी कि जो मेरा बजट है उसकी हाफ इन्वेंट्री मेरी इस पे लग जाएगी। सही है, हमने बहुत अच्छी तरह एनालाइज किया है, सारी चीजें हैं, उसके बावजूद हमारे पास रिस्क फैक्टर मौजूद होता है। लिस्टिंग अमेजोन पे जाने के बाद, प्रोडक्ट्स अमेजोन इन्वेंट्री पहुंचने के बाद हो सकता है कि लिस्टिंग में कोई इशू आ जाए, अमेजोन वो लिस्टिंग बंद कर दे, अमेजोन वो प्रोडक्ट हमें सेल आउट ना करने दे, या कोई भी और रीजन हो सकता है, उसकी प्राइस एकदम से डाउन हो जाए। क्योंकि होलसेल में आपने देखा होगा, स्पेशली अगर हम डिस्ट्रीब्यूटर से आइटम परचेज करते हैं तो प्राइस वॉर बहुत ज्यादा हो जाती है अक्सर प्रोडक्ट के अंदर। हो सकता है इसकी प्राइस सडनली डाउन हो जाए और ये $35 पे आ जाए, $36 पे आ जाए, पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। तो हमारी हाफ बजट डायरेक्ट स्टक हो जाएगा, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। अगेन हमारे पास बजट बहुत लिमिटेड है, हम अगर इस प्रोडक्ट में कुछ भी रिस्क आ गया तो हमारे लिए बहुत बड़ा शॉक होगा, क्योंकि आधा बजट जो है वो हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैं पर्सनली कभी भी ये रिस्क नहीं लूंगी, ठीक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है। इन शॉर्ट कि अगर कॉस्ट प्राइस बहुत ज्यादा होगी तो मैं एज अ न्यू, जिसका मुझे अभी तक नहीं पता कि ये प्रोडक्ट मेरे अकाउंट के लिए वाइबल है या नहीं है, मैं इस पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी। तो यहाँ पे ऑल्दो कि इसकी सेलिंग यूनिट्स बहुत अच्छी हैं, इसके प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, लेकिन कॉस्ट प्राइस हाई है, तो मैं यहाँ पे इसकी जो टेस्टिंग यूनिट्स है वो कम कर दूंगी, ठीक है। 20 सिर्फ परचेज करूंगी, या हो सकता है इससे भी कम कर दूं, 10 यूनिट्स परचेज करूंगी, $250, राइट। मैं इस पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करूंगी। डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जब हम वर्किंग करते हैं तो हम कभी भी सिंगल प्रोडक्ट पे रिलाई नहीं करते, हम मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे जाते हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट्स में भी हमारे पास मतलब ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट लिस्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी मैंने 4 प्रोडक्ट्स की एग्जांपल ली है, लेकिन हम 4 के 4 प्रोडक्ट्स ही सिर्फ नहीं लगाएंगे, बल्कि और प्रोडक्ट्स भी हमें लिस्ट करनी होगी, स्पेशली जब हम डिस्ट्रीब्यूटर के साथ काम करते हैं। तो अगर तो डायरेक्ट ब्रांड के साथ काम करते हैं तो डेफिनेटली 1-2 प्रोडक्ट्स भी अच्छी प्रोडक्ट्स इनफ होती हैं अकाउंट को रन करने के लिए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर का केस थोड़ा डिफरेंट होता है। तो यहाँ मैं कभी भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी न्यू अकाउंट पे। हाँ, जब ये प्रोडक्ट, अब मैंने फॉर सपोज इन्वेंट्री वेयर हाउस पहुंच गई, अब जो है इसने अच्छा परफॉर्म करना शुरू हो गया और 2-3 दिन के अंदर मेरी सारी इन्वेंट्री फिनिश हो गई, मुझे इसका रिजल्ट नजर आया, अमेजोन ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया, मुझसे कोई सर्टिफिकेट्स नहीं मांगे, मुझसे मेरे लिए कोई भी उसने प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की है, और सप्लायर की तरफ से कोई इशू नहीं आया, क्योंकि जैसे अभी रिसेंट मेरे साथ एक प्रोडक्ट पे हुआ, इजीली लिस्ट हो गई, सेलिंग अच्छी स्टार्ट हो गई, बट फिजिकल नोटिस, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेड नोटिस जो है मेरे एड्रेस पर आया कि ब्रांड की तरफ से कि ये प्रोडक्ट आप सेल आउट कर रहे हैं, इसको आप बंद कर दें, वरना फिर लीगल आपके लिए एक्शन लिया जाएगा। हालांकि मुझे सप्लायर ने कोई इन्फॉर्म नहीं किया था, मुझे ऑथेंटिक सप्लायर से वो प्रोडक्ट परचेज की है, सारी चीजें हैं, बट फिर भी ब्रांड की तरफ से एक लेटर आ गया। तो अब अगर मैंने उसकी ज्यादा इन्वेंट्री परचेज की होती तो मेरे लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती कि मैं वो इन्वेंट्री अब कहाँ सेल आउट करूं, क्योंकि अक्सर डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह भी उसे रिटर्न नहीं ले रहे होते, तो इसलिए मैं इस पे इतना बड़ा रिस्क नहीं लूंगी। अब सेकंड प्रोडक्ट की बात करते हैं, इसकी कॉस्ट है 3.5, इसकी मंथली सेल्स है 340 यूनिट्स, और इसका प्रॉफिट भी अच्छा है, वो है 3.5, ठीक है। अगर मैं इसमें प्रॉफिट मार्जिन, फॉर सपोज अभी मैं सिर्फ 1 लिख रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करनी। यहाँ पे सिंपली कॉपी करने का तरीका ये है कि इसको आपने सिलेक्ट किया और इसे ड्रैग कर दिया, तो ये आपके पास नीचे कॉपी हो गया। इसका ROI 65% है, दैट्स वेरी नाइस, और प्रॉफिट मार्जिन है इसका 24% ऑलमोस्ट, दैट्स ऑसम, ठीक है। तो अब मैं इसमें क्या चीज कंसिडर करूंगी, मेरे पास प्रॉफिट भी बहुत अच्छा है, सेलिंग 340 यूनिट्स हो रही हैं, और प्राइस भी बहुत ज्यादा हाई नहीं है, 3.5 है। ये तीनों फैक्टर्स मेरे लिए पॉजिटिव हैं, तो मैं इसके मंथली सेल्स को देखते हुए यहाँ पे मैं इसकी टेस्टिंग यूनिट्स 100 भी ऑर्डर कर सकती हूँ,
राइट, क्योंकि ये मेरे पास बहुत ज़्यादा कोई एक्सपेंसिव प्रोडक्ट नहीं है। अगर मैं 100 यूनिट्स भी बाय करूंगी तो 350 होंगे, ठीक है। टेस्टिंग यूनिट्स के तौर पे आप चाहें तो 50 भी बाय कर लें। इसमें एक और फैक्टर आप इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स, यानी कि ऑफर्स कितनी हैं इस प्रोडक्ट में। अगर तो नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हैं तो फिर बाय बॉक्स वॉर स्टार्ट हो सकती है, और नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा हैं तो आपका शेयर अल्टीमेटली कम हो जाएगा, ठीक है। और नंबर ऑफ सेलर्स कम है, 4-5 सेलर्स हैं सिर्फ, तब आप इसमें इजीली 100 यूनिट्स परचेज कर सकते हैं। लेकिन नंबर ऑफ सेलर्स 20 प्लस इसमें मौजूद हैं, तब 100 यूनिट्स परचेज करना आपके लिए वाइबल नहीं होगा। तो यहाँ पे चाहें तो आप एक कॉलम और ऐड कर सकते हैं, वो है आपके पास नंबर ऑफ सेलर्स, ऑफर्स कितनी मौजूद हैं, ठीक है। मैं चीज़ों को मजीद कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर रही, इस पॉइंट को आप बस अपने पास नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैं इसे मेंशन नहीं कर रही, ठीक है, क्योंकि मैं पर्सनली इन 3 फैक्टर्स को देखती हूँ। लोग अपना शेयर डिफरेंट तरीके से निकालते हैं, कोई टोटल सेल का 5% निकालता है, कोई टोटल सेल का 10% निकालता है, जबकि मैं जस्ट एक रफ एस्टिमेट कर लेती हूँ कि इतनी अगर सेलिंग हो रही है तो मैं कितना मिनिमम सेल कर सकती हूँ बाकी सारे सिनेरियोज को देखते हुए। अगर मैं प्राइस कॉम्पिटिटिव रखती हूँ तो मैं कितना सेल आउट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर प्राइस कॉम्पिटिटिव होता है तो आपको बाय बॉक्स मिलता है, ठीक है। बाकी चाहे उसमें 50 सेलर भी बैठे हों, बाय बॉक्स अगर प्राइस आपने कॉम्पिटिटिव रखी है तो आपको बाय बॉक्स मिल जाता है। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर्स को कंसिडर नहीं करती। प्रोडक्ट एनालाइज करते हुए ही मैं इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि बहुत ज़्यादा सेलर्स वाली प्रोडक्ट में ना जाऊँ। मैक्सिमम 30 नंबर ऑफ सेलर्स तक मैं चली जाती हूँ, इससे ज़्यादा नहीं जाती, ताकि मुझे शेयर मिले। वो भी उन प्रोडक्ट्स में जिसकी सेलिंग अच्छी होती है, जिसकी ऑलरेडी सेल्स बहुत कम होती है, उसमें 10-15 नंबर ऑफ सेलर्स एनफ होते हैं। ओके, कम टू द पॉइंट, नेक्स्ट प्रोडक्ट पे हम देखते हैं। इसकी कॉस्ट है 1.3, राइट। और इसमें अगर हम देखें प्रॉफिट हमारे पास $7 का है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। चलें इसकी थोड़ी सी प्राइस हम कम कर लेते हैं। एक बात और मेक श्योर कर लीजिएगा कि यहाँ जस्ट मैंने रैंडम चीज़ें पुट की हैं, कोई भी एक्यूरेट डेटा नहीं है, राइट। ओके, फिर भी अगर हम देखें कि $1 की प्रोडक्ट है और तकरीबन इस पे हमारे पास जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है हमारे पास 3.6, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट है। लेकिन इस प्रोडक्ट की मंथली सेल्स बहुत कम है, 98,000 इसका BSR है, मंथली सेल्स इसकी ओनली 150 है। तो डेफिनेटली इस केस में मैं 100 यूनिट्स बाय नहीं करूंगी फॉर 1 मंथ, क्योंकि अगर मैं 100 यूनिट्स बाय कर रही हूँ और इसमें ऑलरेडी 5 सेलर्स 10 सेलर बैठे हुए हैं, तो 100 के 100 मैं सेल नहीं कर सकूंगी, ठीक है। बेशक इसकी इन्वेंट्री, इसकी प्राइस कम है, इसकी प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, 2 फैक्टर्स इसके अच्छे हैं, बट साथ ही इसमें सेल्स बहुत कम है। तो सेल्स को देखते हुए मैं ये डिसीजन कभी भी नहीं लूंगी कि मैं इसके नंबर ऑफ यूनिट्स फॉर सपोज 200 परचेज करूँ, ठीक है। मैं इतने ज़्यादा यूनिट्स कभी परचेज नहीं करूंगी, क्योंकि इसमें मंथली सेल्स ही इतनी नहीं है, ठीक है। ऑल्दो कि 200 यूनिट्स की प्राइस भी सिर्फ $260 होंगे, लेकिन फॉर 1 मंथ, ठीक है, मैं अभी लॉन्ग टर्म की प्लानिंग नहीं कर रही, 1 मंथ की प्लानिंग कर रही हूँ। अगर तो मैं अपनी स्ट्रेटेजी ये लगाती हूँ कि ये बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है और अच्छी चलेगी, और मैंने बाकी फैक्टर्स देखे हैं, तो फिर मैं एक साथ इसके 200 यूनिट्स परचेज कर लूँगी कि ये ख़त्म ना हो जाए फ्यूचर में, ठीक है। लेकिन टेस्टिंग यूनिट अगर मैं 1 मंथ की प्लान कर रही हूँ तो मैं इसमें 80 से 100 यूनिट्स भी इसके परचेज नहीं करूँगी, मैं इसके 60 यूनिट्स तकरीबन परचेज कर लूँगी, ठीक है। अब इसी तरह हम ये लास्ट ऑप्शन देखते हैं, इसमें हमारे पास है 0.75 इसकी कॉस्ट प्राइस है, राइट। और इसकी जो प्रॉफिट है वो भी देखिए आप कितना मिनिमम है, ठीक है, $0.8 इसका प्रॉफिट है, यानी कि $1 प्रॉफिट भी नहीं है। बट इसका आप ROI देखें और प्रॉफिट मार्जिन देखें, 12% इसका प्रॉफिट मार्जिन है, दैट्स गुड, ठीक है, 12% है। अब आप यहाँ देखें कि अगर डेली के मेरे पास
10 यूनिट्स भी इसके सेल आउट हो जाते हैं तो मंथ के 300 यूनिट सेल आउट हो जाएंगे। ठीक है, ऐसी जो प्रोडक्ट्स होती हैं, जो छोटी प्रोडक्ट्स होती हैं और मंथली सेल्स इसकी अच्छी होती है, वो प्रोडक्ट्स यूजुअली इजीली निकल जाती है। डेली की अगर ये 200 डेली की 10 यूनिट्स भी सेल होंगे तो मंथली इसके 300 यूनिट सेल हो सकते हैं। लेकिन चले मैं 300 भी नहीं, मैं 200 यूनिट्स कंसिडर कर लेती हूँ। तो अगर सिर्फ इसी प्राइस पे, ठीक है, 0.8 सेंट्स का भी मुझे प्रॉफिट होता है, तो आप देखें कि मेरी सिर्फ इतनी छोटी सी प्रोडक्ट पे जिसकी टोटल कॉस्ट भी 150 सिर्फ मुझे आएगी, उस पे मुझे $161 का प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें जिस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा प्रॉफिट था वो हमें सबसे कम हमने उस पर रिस्क लिया है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा थी। जिस प्रोडक्ट पे सबसे ज्यादा जो है सबसे कम प्रॉफिट है, उस पे हमने सबसे ज्यादा यूनिट्स परचेज किए हैं क्योंकि वो फास्ट सेलिंग आइटम है। तो ये डिफरेंट फैक्टर्स हमें कंसिडर करने होते हैं कि अगर प्राइस बहुत ज्यादा है तो हम उस चीज को ज्यादा नहीं मंगवाएंगे। अगर किसी की प्रॉफिट बहुत ज्यादा कम है, ठीक है, और बाकी सारे सिनेरियोज बहुत अच्छे हैं, अगर प्राइस भी कम है, प्रॉफिट भी कम है, और साथ में सेल्स भी यहाँ पे फॉर सपोज 1400 के बजाय अगर इसकी सेल होती भी 150 होती, ठीक है, तो कभी भी मैं इतनी यूनिट्स नहीं परचेज करती डेफिनेटली। ठीक है, क्योंकि एक तो प्रॉफिट भी कम है, ऊपर से सेल्स भी कम है, तो मैं इतनी यूनिट्स तो कभी भी परचेज नहीं करूंगी। सेकेंड ये कि प्रॉफिट भी कम होता और सेल्स भी कम होती, लेकिन इसकी कॉस्ट प्राइस भी हमारे पास फॉर सपोज $5.5 होती। ठीक है, तब भी जो है मैं इसे इतना लो पे नहीं मंगवाती, ऑल्दो कि ये भी नेगेटिव में जा रहा है, इसे कंसिडर नहीं करें, बाकी कंसेप्ट को समझने की कोशिश करें। अगर इसके कॉस्ट प्राइस ज्यादा होते और यहाँ पे मेरे पास मंथली यूनिट्स भी कम है, ठीक है, और प्रॉफिट फॉर सपोज इसमें मेरे पास बच रहा है $12 की ये प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रॉफिट मेरे पास $1 का बच रहा है। अब देखें इसमें सारे फैक्टर्स नेगेटिव हो गए, कॉस्ट भी ज्यादा है, प्रॉफिट भी बहुत अच्छा नहीं है, सेल्स भी कम है, तब मैं इसके सिर्फ 20-30 यूनिट्स ऑर्डर करके इसकी टेस्टिंग कर लेती। ठीक है, हम बिल्कुल इसको इग्नोर नहीं करेंगे, ऐसी प्रोडक्ट को भी हम टेस्ट करेंगे क्योंकि हो सकता है इसके प्राइस बढ़ जाएं। सेकेंड ये कि कुछ ना कुछ तो ये हमें प्रॉफिट दे रहा है और हमारे लिए हमारे अकाउंट की हेल्थ को बेहतर करेगा, तो हम उसको पे रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट सिनेरियोज आ गए। अच्छा, यहाँ पे हम एक लास्ट सिनेरियो और देख लेते हैं। हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है फॉर सपोज जिसकी सेलिंग प्राइस हमारे पास ज्यादा हो रही है, प्रॉफिट भी हमारे पास प्रॉफिट मीडियम है, ठीक है, मंथली सेल्स भी बहुत अच्छी है, और लाइक इसके हमारे पास, मैं यहाँ पे चेंजिंग डायरेक्ट कर रही हूँ, हमारे पास कुछ ऐसा सिनेरियो है, $12 की प्रोडक्ट है, ठीक है, मंथली सेल्स भी हमारे पास हमने कहा 900 यूनिट्स उसकी सेलिंग है, लेकिन जो उसका प्रॉफिट है वो हमारे पास है बहुत माइनर्स है। ठीक है, हम इसको और थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। अब ये लास्ट सिनेरियो आप कंसिडर कर लें। लास्ट सिनेरियो में हमारे पास ऐसी प्रोडक्ट है जिसके प्राइस कॉस्ट प्राइस $12 है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, ठीक है, यूनिट मंथली सेल्स भी अच्छी है, 900 यूनिट्स हैं, लेकिन उसका प्रॉफिट बहुत कम है, 0.86। $12 की प्रोडक्ट पे 0.86 का प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन सिर्फ 4% है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम ऐसी प्रोडक्ट का, बेशक इसमें यूनिट्स बहुत अच्छे सेल हो रहे हैं, लेकिन हम शायद इस प्रोडक्ट को इग्नोर कर दें क्योंकि रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है, प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली है। अगर हम 10 यूनिट्स भी परचेज करेंगे तो वो $120 की है, और उसमें आप देखें हमें प्रॉफिट कितना होगा, सिर्फ $8.6 का। ठीक है, तो फिर हम ऐसी प्रोडक्ट को कंसिडर ही नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट सिनेरियो समझाए हैं। अगर मैं इसको बहुत ही समराइज वे में बताऊं तो हमारे पास तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। नंबर वन, कॉस्ट प्रोडक्ट की। नंबर टू, उसका प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन उसमें कितने हैं। प्रॉफिट मार्जिन से ज्यादा कंसिडर करते हैं प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ठीक है, क्योंकि अगर इस केस में देखें तो मार्जिन 12% है लेकिन $0.8 का सिर्फ यानी कि सेंट्स का प्रॉफिट है, ठीक है। कुछ में ये होगा आपके पास के मार्जिन 10% होगा लेकिन इन टर्म्स ऑफ डॉलर वो अच्छी अमाउंट होगी, तो कोशिश करें डॉलर की अमाउंट देखें। और थर्ड, हम उसकी सेल्स देखते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सी प्रोडक्ट कितने यूनिट्स परचेज करनी है। ये स्पेशली उन केस के लिए है जब हम डिस्ट्रीब्यूटर से परचेज करते हैं। ब्रांड में सिनेरियो और स्ट्रेटजीज थोड़ी सी चेंज हो जाती हैं। ब्रांड में अगर बहुत लो प्रॉफिट मार्जिन की भी प्रोडक्ट होती है तो हम ब्रांड के साथ रिलेशनशिप डेवलप करने के लिए भी उस प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं। और सेकंड, हम अपने अकाउंट को सिक्योर करने के लिए कि किसी तरह की कोई कंप्लेन ना आए, ब्रांड के साथ हम लो प्रॉफिट मार्जिन पे भी काम कर लेते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को काफी हद तक ये चीज समझ में आई होगी कि हम टेस्टिंग यूनिट्स किस तरह से फाइनल करते हैं। स्टिल अगर आपकी कोई क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने वीडियो से कुछ सीखा है, कुछ समझा है, कोई कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, कोई नॉलेज आपने गेन की है, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।